प्रिय बच्चों, आप सभी को राकेश तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के अंतर्गत अच्छे पड़ोसी के गुण निबंध पढ़ेंगे, जो गोपाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित है। गोपाल चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य के एक लेखक और व्यंग्यकार हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में 15 अगस्त 1942 को हुआ। सबसे पहले आपको बता दें कि निबंध में निबंधकार अपने सहज व स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। निबंधकार की आत्मा अभिव्यक्ति अर्थात अपने मन के अनुभव को व्यक्त करना ही निबंध की प्रमुख विशेषता है। अब दूसरी बात है व्यंग्य। तो व्यंग्य का सामान्य अर्थ तो ताना देना अर्थात व्यंग्य कसना, उपहास, हंसी उड़ाना हो सकता है, किंतु यदि इसके उद्देश्यों की पड़ताल करें तो यह एक प्रभावपूर्ण माध्यम के रूप में दिखता है जो तुरंत असर करता है। कोई भी लेखक जब अपनी रचना को व्यंग्य के माध्यम से लिखता है तो उसका उद्देश्य किसी विषय विशेष की कमियों को दिखाना व सुधार करना होता है। गोपाल चतुर्वेदी जी अच्छे पड़ोसी के गुण पाठ के माध्यम से पड़ोसियों के अंदर छिपे अवगुणों का व्यंग्य के माध्यम से बड़े ही प्रभावकारी और रोचक ढंग से पर्दाफाश करते हैं। इस रचना के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति व व्यक्तियों के समूह से बने समाज व राष्ट्र के आपसी संबंधों के सच से भी हमें परिचित कराया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच को जानने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। इस प्रकार यह रचना हमें सही अर्थों में एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा भी देती है। साथ ही यह भी बताती है कि व्यक्ति के अच्छा होने पर ही व्यक्तियों के समूह से बने समाज और राष्ट्र अच्छे होंगे। आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। अच्छे पड़ोसी के गुण। हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। हमारा पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेहमय, उदार और सहायतापूर्ण रहा है। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उनके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है? यह वैसे ही होता जैसे किसी काने से कोई रोज दरियाफ्त करे कि भैया उस आंख में रोशनी आई क्या? पड़ोसी कुछ समय बाद हमें देखते ही झुंझलाते और खुद ही आश्वस्त करते, आपकी भाभी की सेहत सुधर रही है। हम घर जाकर अपनी श्रीमती जी से इस महान नारी के जीवन की तारीफ करते नहीं अघाते। 1 साल से बिस्तर पकड़े हैं, अच्छे अच्छे टें बोल जाते हैं इतने दिनों में, पर यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई हैं। आप लोग शब्दार्थ पर भी ध्यान देंगे। दरियाफ्त का अर्थ हुआ पता लगाना और अमरौती का अर्थ हुआ अमर होने की कोई जड़ी बूटी आदि।
ऐसा ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। हमें साधारण सर्दी जुकाम भी होता तो वे चेताते, अक्सर आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहीं पढ़ा था कि बार बार खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण भी होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया। शायद यह इन्हीं पारंपरिक शुभकामनाओं का प्रभाव था कि हमारी भाभी की प्राण चिरैया का अर्थ चिड़िया रूपी प्राण चारपाई में अटकी रही और हमारी खांसी आती जाती तो रही पर कैंसर न बन पाई। एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। जहां तक उदारता का प्रश्न है, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता है। अब कितना दरिया रहता है आगे देखते हैं। जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें जरा भी संकोच नहीं होता। ऐसा नहीं कि दिमाग टोका टाकी नहीं करता, अंदर से अपनी बेशकीमती जायदाद ख्वामख्वाह पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है। हम उसे समझाते हैं कि इतने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है। फिर जी कड़ा कर उसे किस्त दर किस्त पड़ोसी की झाड़ी पार फेंक देते हैं। हमें ताजुब होता है कि वह हमसे उदारता के इस कृत्य के विरुद्ध बहस करता है, कहता है कि जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते हैं। बुरा भला कहना होता है तो इशारे में कहते हैं। इसलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफी है। अपने अपन स्वभाव से अहिंसक हैं। कौन झगड़े झंझट में पड़े, हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डटकर कोसते हैं। अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। हम भी पड़ोसी से उस तीसरे गिरे हुए इंसान को हर प्रकार का संक्रामक रोग लगने की बददुआ देते हैं। अपनी तो एक ही तमन्ना है, यह कूड़े का संवाहक जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर में मिले। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर हमसे हमदर्दी जताते हैं। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है। यानी इन पंक्तियों में हम देख रहे हैं कि पड़ोसियों के आपसी प्रेम के अंतर्गत उसमें कितनी दुर्भावना है, उससे हमको परिचित कराया जा रहा है। आगे, महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है और एक दूसरे की साड़ी शॉल पर आकर टूट जाता है। हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ। अपने और पड़ोसी के सड़क के संबंध हैं, उनमें घर में घुसना शामिल नहीं है। उसने चहकते हुए सूचित किया, आंटी आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियां प्रेस करवा कर भेजी हैं। उन्होंने अपना टूस का शॉल वापस मंगाया है।
अपन चकराए। हम पुरुष कचरा ढोने फेंकने में लगे रहे और यहाँ साड़ी गजरा आने जाने लगा। शॉल तो समझ में आता है, पर यह तुष क्या बला है? हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को शॉल खुद पहुंचाने के वादे के साथ विदा किया और अंतर्धान हो गई। आई तो उनके हाथ में एक मटमैला सा गर्म कपड़े का टुकड़ा था। उनके चेहरे पर संतरास का भाव था और स्वर में परेशानी। पता लगा कि पड़ोसन से उधार लिए शॉल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया, क्योंकि यह कमबख्त तुष का था। उसकी सफाई में 150 की चोट लगी। अपनी आज भी तुष के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि वह गर्म कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई तक में जेब कटती है। खरीदने में कौन जाने नाक कान की नौबत आती हो। बहरहाल पड़ोसन को तुष पर दाग लगने का हादसा ज्ञात हो गया और उन्होंने तुष दागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। उनके अनुसार यह जानबूझकर किया गया अपराध था, जिसकी जड़ में जलन और स्पर्धा की भावना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा उन्हें मांगने पर मिलता था। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे के प्याज उधार दिए और सड़े पिलपिले वापस पाए। ऐसे तुष प्रकरण के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा है और महिलाओं में बातचीत बंद है। ये हुई महिलाओं की बात। पत्नी के रुख से हमारे पड़ोसी प्रेम में कोई तब्दीली नहीं आई है। हम वक्त जरूरत उनकी सहायता में तत्पर रहते हैं। हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही पड़ता है। उनकी नजर भी कमजोर होती है। लिहाजा हम मौका मिलते ही उनकी केबल का तार काट देते हैं। उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी का ख्याल है। हमारा केबल का तार भी अक्सर धराशायी पाया जाता है। हम उनके मेहमानों का खर्च भी बचाते हैं। कई बार उनका पता पूछने वालों को हमने दूसरे मोहल्लों में दिशा भ्रमित किया है, पर इस विषय में हमारे प्रति उनका सहयोग कुछ अनुचित किस्म का है। वे कई बार अजनबियों तक को हमारे घर भेज देते हैं। ऐसे सहयोग सौहार्द के बिना पास पड़ोस का जीवन दुभर होने का खतरा है। जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 50 वर्ष में 100वीं बार कमर कसी है, हम पड़ोसी के घर हर दिवाली नए साल के मौके पर भेंट मिठाई लाने वाले के सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी देना नहीं भूलते हैं। यह अपना दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता है। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक पड़ोसियों के आपसी रिश्तों के सच को उजागर करता है, जिसके अंतर्गत उनके मन में ये भावना, इस भावना को दुर्भावना ही समझिए
कि न खाएंगे न खाने देंगे। अगर उसके यहाँ कोई चीज आ रही है तो वो उसको न खा पाए और इस दुर्भावना से ग्रसित होकर वह अपनी बात उसके सामने रखता है। आगे हमें लगने लगा है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में खास अंतर नहीं है। आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का उसूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाता है। यह दिगर है कि कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलीबारी कर लें, उसके जासूस शहरों में बमबारी की योजना बनाएं। थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होती रहनी चाहिए। यूं भी दूसरा कौन सी दाल खाता है जानने की इच्छा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। अपनी तो एक ही आकांक्षा है, हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है, वह भी हमसे अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाए। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हिल मिलकर अमन चैन से रहे। इस प्रकार बच्चों हमने देखा इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पड़ोसियों के रिश्तों की सच्चाई को सामने रखने का बड़ा ही सार्थक प्रयास किया है। और माध्यम व्यंग्य, जो बात हमारे अंदर बहुत जल्दी चली जाती है, जो लेखक कहना चाहते हैं, और इस प्रकार यह रचना हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा भी देती है। आगे लेखक का उद्देश्य है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने में सुधार नहीं लाएगा, तब तक वह व्यक्ति अर्थात व्यक्तियों के समूह से निर्मित समाज या राष्ट्र अच्छा नहीं हो सकता। इस प्रकार आज हम लोग इस पाठ को पढ़े और आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई त्रुटि हो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।